हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस स्टडी क्लासेस। मेरा नाम है फाजिल और आज हम इस वीडियो में 10th क्लास अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो पहले उसे देखें, फिर आप इसे देखें। तो आज हम इसमें जो पढ़ेंगे वो हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मतलब क्षेत्रकों को हम संगठित और असंगठित के आधार पर देखेंगे कि संगठित क्षेत्र क्या होता है और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे करें। ये जानेंगे कि उनका असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे करें। और फिर उसके बाद जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो आज जो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। तो क्या होता है कि रोजगार की परिस्थितियां, कि रोजगार के अंदर क्या शर्तें हैं, क्या नियम कानून है, उसके आधार पर हमने क्या कर रखा है कि जो आर्थिक क्रियाओं का विभाजन कर रखा है, या आर्थिक क्रियाओं को हमने शर्तों के आधार पर यहाँ पर अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र बनते हैं। पहला संगठित क्षेत्रक और दूसरा असंगठित क्षेत्रक। तो संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक को समझने से पहले हम पहले किताब में आपके कुछ स्टोरी दे रखी है, मतलब दो जनों की, कांता और कमल। आप इसे देखें, पहले अपनी एनसीईआरटी में से पढ़ें। कांता की अगर मैं बात करूं, कांता एक औरत है जो काम करती है, एक ऐसे कार्यालय में काम करती है जहाँ पर उसका टाइम फिक्स होता है, मतलब 9:30 से 5:30 बजे तक काम करती है। और जब उसकी ज्वाइनिंग वहाँ हुई थी तो उसे एक पत्र भी मिला था और उसे छुट्टी भी मिलती है जिसे हम सवेतन छुट्टी कहते हैं, और उसे खाली अवकाश भी मिलता है, छुट्टी, हॉलीडे, और एक्स्ट्रा काम अगर करती है तो एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। और उसे अगर वो जब भी वो मतलब सेवा अपना काम पूरा करके जब वो एक टाइम में मतलब सेवानिवृत्त होगी, मतलब जब भी वो रिटायर्ड होगी, तो उस समय उसे क्या मिलेगा, उस समय उसे भविष्य निधि, मतलब जो भी पैसा बनता है फ्यूचर में, उसके फ्यूचर के लिए वो भी मिलेगा। मतलब हर चीज़ उसके लिए क्या है, टाइम से है, हर चीज़ में नियम कानूनों का पालन होता है। और उसे ज्वाइनिंग करने से पहले ज्वाइनिंग लेटर भी मिला था कि क्या क्या शर्तें, क्या क्या नियम होंगे, क्या टाइम होगा, हर चीज़ सिस्टम से चल रहा है उसका। पर वहीं उसी का एक पड़ोसी है कमल, जो काम करने जाता है, पर वो 7:30 बजे से 8 बजे तक करता है, और उसका काम भी कोई सुरक्षित नहीं है, उसे एक्स्ट्रा काम करने का पैसा भी नहीं मिलता, छुट्टी का भी कोई पैसा नहीं मिलता, पर कांता को मिलता है। तो आपने भी देखे होंगे ऐसे कि बहुत सारे, मतलब आपके आस पड़ोस में भी होंगे या आपकी फैमिली में भी होंगे ऐसे लोग जो टाइम पर काम पर जाते हैं, छुट्टी भी होती है और एक्स्ट्रा काम करने का पैसा भी मिलता है, हर फैसिलिटीज़ मिलती है उन्हें, यहाँ तक कि हेल्थ फैसिलिटी वगैरह का पैसा भी मिलता है। तो पर वहीं आपके दूसरे ऐसे भी लोग होंगे जाने वाले जो मतलब दिन भर, मतलब टाइम कोई फिक्स नहीं है, रात में एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं, छुट्टी का कोई पैसा नहीं मिलता। तो आपके आसपास सब है। तो ऐसे ही आपके एनसीईआरटी में कांता और कमल की स्टोरी है। तो जो कांता है वो एक संगठित क्षेत्रक में काम कर रही है, और जो कमल है जो उसका पड़ोसी है वो एक असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहा है। तो समझते हैं, संगठित क्षेत्रक की अगर मैं बात करूं तो इसमें रोजगार की अवधि नियमित होती है। मतलब रोजगार की अवधि क्या है, नियमित है, निर्धारित है। मतलब जैसे कांता का सब हमने देखा था कि कांता 9:30 बजे से 5:30 बजे तक, तो टाइम क्या होता है, फिक्स होता है, और सुनिश्चित काम होता है। काम भी क्या होता है, सुनिश्चित होता है कि काम मिलेगा और उसी समय वैसा ही मिलेगा, कोई उसमें बदलाव वगैरह नहीं होता। जो भी काम है, जो भी आपका काम के लिए आपको रखा गया था वही काम आपको मिलेगा। तो रोजगार की अवधि नियमित होती है और सुनिश्चित काम होता है। दूसरा, ये जो संगठित क्षेत्रक होते हैं सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, मतलब सरकार के द्वारा इनका पूरा रिकॉर्ड होता है, सरकार की नज़र में होते हैं, और इनमें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। मतलब इनमें सरकार की जो भी शर्तें, जो नियम होते हैं, उनका हमें अनुपालन या पालन करना होता है। जैसे कि देखो, कारखाना अधिनियम मतलब जो कारखानों के ऊपर जो भी कानून बना, अधिनियम बना, उसमें जो भी शर्त होती हैं, सुरक्षा से लेके जितने भी श्रमिक लेबर होती है उनका हर चीज़ का ख्याल रखना, वो सब हमें कारखाना अधिनियम का मतलब ये कि कारखाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए श्रमिकों के लिए, जिससे कि किसी का नुकसान हो। तो उस कानून को फॉलो करना। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की मजदूरी कितनी कितनी देनी चाहिए, कोई कम तो नहीं दे रहा, तो उसे भी फॉलो करना होता है। और सेवानुदान अधिनियम क्या, जो सेवा देने के बाद जो भी कोई मतलब सेवा के बाद जो भी मतलब कंपनी अपने लेबर को जो पैसा देती है उससे संबंधित जो कानून है वो सेवानुदान अधिनियम। तो इन कानूनों को क्या है, हमें क्या है, पालन करना होता है, अनुपालन करना होता है। किसके अंदर, सरकार द्वारा पंजीकृत क्षेत्रों में, मतलब संगठित क्षेत्रक में। नेक्स्ट जो है वो ये है कि कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। तो संगठित क्षेत्रक में रोजगार क्या होता है, सुरक्षित होता है। इसमें जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो
बाकायदा एक लेटर, एक पत्र मिलता है जिसमें सारा हमारा लिखा होता है कि हमें कैसे कैसे काम करना है, और इसमें बेवजह तुम्हें कोई मालिक नहीं निकाल सकता। तो इसमें सुरक्षा, रोजगार की पूरी पूरी सुरक्षा रहती है। फिर एक निश्चित समय तक ही काम करना होता है, जो टाइम होता है वो फिक्स होता है कि हाँ इतने घंटे तक काम करना है। अगर इससे अतिरिक्त हम काम करेंगे तो हमें अतिरिक्त क्या मिलेगा, वेतन मिलता है इसमें। तो अतिरिक्त काम करने का अतिरिक्त वेतन मिलता है। कर्मचारी को कई दूसरे लाभ भी प्राप्त होते हैं इसमें, जितने भी लेबर होती है, वर्कर्स होते हैं, तो उन्हें, जो एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें और भी फायदे मिलते हैं। क्या फायदे? से सवेतन छुट्टी। सवेतन छुट्टी क्या होती है? ऐसी छुट्टी की छुट्टी तो होगी आपकी, और उस छुट्टी करने का आपका पैसा भी मिलेगा, तो उसे सवेतन छुट्टी है, इंग्लिश में पेड लीव भी कहते हैं इसे। और अवकाश काल में भी भुगतान होता है, जो छुट्टियों के टाइम में आपकी जो भी छुट्टियां रहेंगी उनमें भी आपको भुगतान मिलेगा। भविष्य निधि, आपका जो फ्यूचर होगा उसके बाद जो पैसा मिलता है वो भी मिलेगा। और सेवानुदान। सेवानुदान क्या? सर्विस देने के बाद जो सेवा के ऊपर जो आपको बोनस या पैसा मिलता है कि आपकी सेवा से खुश होकर जो मालिक देता है उसे सेवानुदान, ये सब इसमें फैसिलिटी मिलती है। और इनमें अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे आपकी हेल्थ, चिकित्सा से जुड़ी हुई पैसे वगैरह, ये खर्चा, ये भी इसमें सुविधाएं मिलती हैं। और सेवानिवृत्त होने के बाद, जब काम आपका उम्र एक पूरी हो जाती है, तो सेवानिवृत्त होने के बाद आपको पेंशन भी इसमें मिलती है। अब देखते हैं असंगठित क्षेत्रक। तो असंगठित क्षेत्रक की अगर मैं बात करूं, ये छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयों से निर्मित होती है, जो अधिकतर सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। मतलब छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, बिखरा हुआ होता है। ये नहीं कि पार्टिकुलर एक ही जगह सारे काम हो रहे हो, नहीं, जगह जगह बिखरे हुए और छोटे छोटे, और ज्यादातर सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है, सरकार के कंट्रोल में नहीं होता। और नियम और विनियम तो होते हैं, मतलब नियम शर्तें सरकार द्वारा बनाई तो जाती हैं, पर उनका सही से अनुपालन नहीं होता। और कम वेतन वाले रोजगार और अक्सर नियमित नहीं होते। कहने मतलब कम वेतन वाला काम होता है, इसमें बहुत कम मजदूरी मिलती है। उसका उल्टे, ये सारे पॉइंट इसके उल्टे हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, कम वेतन वाले रोजगार होते हैं और अक्सर नियमित नहीं होते। कोई भी मतलब टाइम फिक्स नहीं होता, ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ निर्धारित नहीं होती इसमें। अब नेक्स्ट क्या है, एक निश्चित समय का कोई भी प्रावधान नहीं है, मतलब इसमें फिक्स टाइम का कोई प्रावधान नहीं है। अतिरिक्त काम करने का कोई अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता। सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी आदि का कोई भी प्रावधान नहीं होता। यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं होता। अगर आप छुट्टी करोगे, बीमारी के कारण हो जाएगा, तो आपको क्या कोई भी एक्स्ट्रा पैसा वगैरह छुट्टी का उसका पैसा नहीं मिलता। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और रोजगार सुरक्षित नहीं होता। क्यों? जो भी आपको मतलब जो भी आपको नियुक्त करता है, मान लो किसी ने आपको अपनी दुकान पर कहीं पर भी रखा है, ठीक है ना, तो अपनी मर्जी के, उसकी इच्छा होती है कभी भी आपको निकाल सकता है और रख सकता है। तो मतलब कहने वाला यहाँ मालिक की इच्छा चलती है, आपकी नहीं चलती, तो रोजगार सुरक्षित नहीं होता। और ऐसे काम करने वाले आपने काफ़ी जगह देखे होंगे, छोटी छोटी दुकानों पर, ठीक है, छोटी दुकानों पर, या और भी काम है बहुत सारे, वहाँ पे वो कारखाने हो गए छोटे, जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, वहाँ पर करते हैं, तो उनका फिक्स नहीं होता। और आपके जानने वालों में भी, आपके करीबी भी ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसमें पूछ सकता है कि संगठित क्षेत्र क्या है और असंगठित क्षेत्र क्या है, या दोनों में अंतर भी पूछ सकता है कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे करें। हमने अभी पहले देखा कि संगठित और असंगठित क्षेत्र, कि संगठित क्षेत्र में रोजगार क्या होता है, सुरक्षित होता है, पर असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित नहीं होता। मतलब जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं संगठित क्षेत्र में मिलती हैं वो नहीं मिलती, उनसे एक्स्ट्रा काम करवाने का कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता। तो इनको हम कैसे संरक्षण करें, प्रोटेक्ट कैसे करें, या इनके लिए रोजगार को एक अच्छा कैसे बनाएं कि ये भी अच्छी अर्निंग करें और सही से क्या रहें, सही से अपने जीवन को चलाएं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है। मतलब संगठित क्षेत्र में ये नहीं है कि रोजगार बढ़ रहा हो तेजी से, नहीं, ये जब डिमांड ज्यादा होती है जब ये क्या करता है, रोजगार को मतलब इसमें जॉब्स वगैरह निकलती हैं। तो संगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि में क्या है, धीमी गति है। मतलब संगठित क्षेत्र में जो रोजगार बढ़ रहा है जिस गति से, वो गति क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है, धीमी है। अब क्या है कि संगठित क्षेत्र भी असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करता है। कहने का मतलब ये कि संगठित क्षेत्र भी क्या कर रहा है, असंगठित क्षेत्र बनता जा रहा है, या असंगठित क्षेत्र की जो नियम है उनको अपनाता जा रहा है। वो किसी भी शर्तों या नियमों को अनुपालन नहीं करना चाहता, वो भी चाहता है कि हमारे लिए भी सब आसान हो। हर कोई चाहता है कि हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले, हम ज्यादा काम करवाएं। तो संगठित क्षेत्र भी असंगठित क्षेत्र की तरह ही काम कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि ज्यादातर, अधिकतर जो श्रमिक हैं वो
मतलब मजबूर है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कम वेतन पे, कोई सुविधा नहीं मिलती और कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, वेतन बहुत कम है, एक्स्ट्रा काम करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या है कि वो मजबूर है। अब आता है कि 1990 से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये भी हुआ कि 1990 से क्या हुआ, जो संगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक थे वो क्या है, वो संगठित क्षेत्र क्या होता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है, और लोग बाग वहां से जॉब कहाँ पर शिफ्ट होती जा रही है, असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण की भी क्या है, जरूरत है। क्यों कि हमें असंगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार की तो जरूरत है कि वहां रोजगार भी मिले लोगों को, साथ ही साथ उनको जो श्रमिक हैं उनके संरक्षण की भी क्या है, जरूरत। अब देखते हैं कि ये लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की जरूरत है, तो हम इन्हें देखते हैं। तो जो ग्रामीण इलाके हैं, गांव वाले इलाके, वहां पे ये अलग हैं और शहरों में अलग हैं। तो देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। तो भूमिहीन कृषि श्रमिक, ऐसे श्रमिक जो खेती ही करते हो पर उनके पास जमीन नहीं है, ठीक है। और इसमें आते हैं छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदार और कारीगर। कारीगर में कौन आता है, बुनकर, लुहार, बढ़ई और सुनार, ठीक है। और इसी भी बात सुनो, ये जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, ये भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों से बने हैं, जिनके पास बहुत कम जमीन है, 80%। तो हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। सरकार अपनी भूमिका निभा सकती है बहुत अच्छे से। क्या कर सकती है, इन किसानों को समय पर बीज दे दे, कृषि उपकरण दे दे, और साख उधार की व्यवस्था करवा दे, भंडारण की व्यवस्था करवा दे, और विपणन केंद्र जहां पर वो अपने माल का जो उत्पादन करें वो आसानी से बेच सके, उनको क्या करें, पर्याप्त सुविधा कराने की जरूरत है, मतलब पर्याप्त सुविधा कराने की जरूरत है। इससे क्या है कि वो एक्स्ट्रा मौसम में भी फसल उगा सकते हैं, तो उन्हें क्या है, रोजगार क्रिएट हो जाएगा, और इससे उनकी आय भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वो विपणन केंद्र स्थापित कर देगी सरकार, तो वहां पर बहुत अच्छे से क्या है, वो अपने माल को बेच सकते हैं आसानी से। भंडारण की जो भंडार की व्यवस्था हो जाएगी, तो वो अपना माल को भंडार करके रख देंगे, और आने वाले टाइम में क्या होगा, वो ज़्यादा कीमत पे भी बेच सकते हैं। तो इन सबको अगर सरकार मतलब इनकी व्यवस्था हो जाए, इनकी सुविधा ये किसानों को उपलब्ध करा दी जाए, तो वो बेहतर अच्छे से क्या है, रोजगार और क्रिएट हो जाएगा, और वो अच्छी अर्निंग करेंगे, उनका वेतन भी बढ़ जाएगा। अब शहरों में ये लोग कौन है, शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में कौन आता है, लघु उद्योग के श्रमिक, जो छोटे छोटे कारखानों में, जो उद्योग में जो काम करते हैं, जो मजदूर है, उनकी बात हो रही है। निर्माण कार्यों में लगे मजदूर, आप देखते हो जो घर वगैरह बनता है तो हम जो मजदूर लेकर आते हैं, तो निर्माण कार्यों में लगे। व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिक, जिनका काम क्या नहीं है, वो स्थायी नहीं है, अस्थायी, इसलिए क्या है, आकस्मिक श्रमिक है। सड़कों पर विक्रेता, जो सड़कों पे माल वगैरह बेचते हैं, रोड पे, पटरी वगैरह पे आपने देखे ही होगा, बाजार वगैरह में। और वस्त्र निर्माण करने वाले, कबाड़ उठाने वाले, तो इनको हम शहरों में कैसे कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें सरकार क्या भूमिका निभा सकती है कि लघु उद्योग, छोटे उद्योगों में टाइम पर अगर कच्चे माल की प्राप्ति हो जाए और उत्पाद के विपणन केंद्र के लिए सरकार इसमें क्या कर सकती है, इनकी मदद कर सकती है। इससे क्या होगा, लघु उद्योग में कच्चा माल अगर टाइम पर पहुंचेगा तो उत्पादन होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो क्या है, लोगों को भी इसमें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो ये सरकार कर सकती है। इसलिए श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। अब इसमें एक चीज और देखने की, बहुसंख्यक श्रमिक, ज्यादातर जो श्रमिक है वो कहाँ से आते हैं, तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से आते हैं। अब ये कम मजदूरी पे तो काम करते हैं, साथ में सामाजिक भेदभाव के भी क्या होते हैं, शिकार हैं। ये क्या है कि समाज मतलब वही ऊंचा नीच, छुआछूत जैसी, तो ये सब किन के लिए होती है, अनुसूचित जातियों के लिए, छुआछूत की, ऊंची जाति, नीची जाति, तो इसका भी भेदभाव शिकार है। कम मजदूरी तो है भेदभाव के कारण, सामाजिक भेदभाव के शिकार के कारण ये छोटे मोटे काम करने के लिए क्या है, मतलब मजबूर है, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इन्हें थोड़ा छुआछूत जैसी प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम के चक्कर में इन्हें एक अच्छा काम नहीं मिल पाता। तो इसलिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए श्रमिकों के लिए संरक्षण और सहायता क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब हम इनकी सहायता और संरक्षण करेंगे तो ये अच्छे से रोजगार करेंगे और इनकी आय भी बढ़ेगी, वेतन भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर इस पे प्रश्न आ जाए, और जो हमने पहला पढ़ा था संगठित असंगठित क्षेत्र का आ जाए, और कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, तो आप इसे अपने आसानी से आप इसे बता सकते हैं, इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक या स्वामित्व आधारित क्षेत्रक। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि इसमें जो क्षेत्रक में मतलब इन आर्थिक गतिविधियों का स्वामी कौन है, कौन इन्हें मतलब
कौन इनका जिम्मेदार है उपलब्ध कराने में, तो उसके आधार पे दो हैं, सार्वजनिक क्षेत्रक और एक निजी क्षेत्रक। तो सार्वजनिक क्षेत्रक की मैं बात करूं, इस पर जो स्वामित्व होता है वो सरकार का होता है, और इसमें सारी सेवाएं कौन उपलब्ध करवाती है, सरकार करवाती है। और इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। लाभ कमाना नहीं होता, जैसे कि वो सेवाएं उपलब्ध कराएगी जिससे वो लाभ कमाना, वो प्रॉफिट नहीं चाहती, वो ये चाहती कि देश का भला हो, जन कल्याण हो या समाज का कल्याण हो। जैसे रेलवे और डाकघर इसके उदाहरण है। ये बहुत कम कीमत पे क्या करते हैं, अपने मतलब जो भी नागरिक या कस्टमर होते हैं उन्हें सेवा उपलब्ध कराते हैं। वहीं अगर निजी क्षेत्र की बात करूं, इनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या कंपनी या समूह के हाथ में होता है, और इनमें जो सेवा की जिम्मेदारी होती है वो एक व्यक्ति या कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इसका उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, लाभ कमाना होता है। इसका उदाहरण क्या है, टिस्को और रिलायंस। टिस्को की फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये प्राइवेट हैं, ये जो काम करेंगे ये प्रॉफिट के लिए करेंगे, पर ये यहाँ पे सरकार का कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। तो हमने सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक समझ लिया। सिंपल, सार्वजनिक क्षेत्रक का जो कंट्रोल होता है पूरी तरह सरकार का होता है, और इसमें सभी तरह की सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। इसका कोई भी लाभ या प्रॉफिट करना इनका उद्देश्य नहीं होता। ये चाहते हैं कि सबको, सभी नागरिकों को जो जरूरी सेवाएं वो उपलब्ध करवाएं, ठीक है ना, मतलब जिससे जनता का या समाज का क्या हो, कल्याण हो। और इसमें उदाहरण हमने देखा रेलवे और डाकघर। पर यहाँ पर जो हमने देखा निजी क्षेत्रक में, निजी क्षेत्रक का जो पूरा कंट्रोल है वो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या कंपनी द्वारा होता है, और इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना। और उदाहरण हमने टिस्को और रिलायंस देखा। अब यहाँ समझने की एक जरूरत बात है कि सरकार या सार्वजनिक क्षेत्रक सेवा पर भारी व्यय करती है। ये बहुत ज़्यादा व्यय करती है, पर कभी भी निजी क्षेत्रक इतना व्यय नहीं करता। निजी क्षेत्रक जब भी व्यय करेगा वो किस लिए व्यय करेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए। वो बड़े पैमाने पे व्यय नहीं कर सकता। सरकार क्या करती है, बहुत भारी व्यय करती है। कुछ आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, और इस पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। सरकार को करना ही करना पड़ेगा, अनिवार्य है ये। और कुछ ऐसी भी गतिविधियां होती हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की भी जरूरत पड़ती है। अब देखो क्या है कि कुछ, जैसे देश में सरकार क्या चाहेगी, हर तरीके के नागरिक होते हैं, अमीर गरीब सब, तो उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा देना सरकार की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसमें प्राइवेट तो कभी नहीं देगा कि आपको फ्री में एजुकेशन देगा, प्राइवेट करेगा, निजी क्षेत्र करेगा नहीं करेगा, वो प्रॉफिट चाहेगा, वो इन सेवाओं पे खर्च नहीं कर सकता। तो स्वास्थ्य शिक्षा पे सरकार की जिम्मेदारी होती है। और कुछ गतिविधियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत होती है। मान लो बहुत सारे ऐसे छोटे पैमाने पे काम होते हैं या छोटे उद्योग चलते हैं, लघु उद्योग चलते हैं, तो उनको सरकार समर्थन भी देती है। उन्हें जैसे बिजली पे सब्सिडी दे देना, किसानों को छूट दे देना, ये सब। और सरकार बहुत बड़े बड़े व्यय करती है, जैसे सड़क निर्माण कार्य, पुल बनवाना, बांध बनवाना, है ना, बड़े स्कूलों वगैरह पे खर्चा, हॉस्पिटल पे खर्चा। तो कभी भी ये प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रॉफिट चाहता है और वो कम कीमत पे कभी भी उपभोक्ताओं को ये सेवाएं नहीं दे सकता। वो सिर्फ लाभ कमाने के लिए करता है, और वो उन्हीं सेवाओं का उत्पादन करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है जो उपभोक्ताओं के लिए जरूर उपभोक्ताओं को चाहिए, और जिसके लिए वो कीमत अदा करेंगे। मतलब इन्हें जो कीमत अदा करेगा ये बदले में जब भी आपको वस्तु या सेवा देंगे, पर इसमें ऐसा नहीं है। तो सरकार भारी व्यय करती है, पर निजी क्षेत्र भारी व्यय नहीं कर सकता। तो हमने क्या देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या, निजी क्षेत्र क्या, इस पर अगर अंतर आ जाए तो आप कर दोगे। फिर हमने ये देखा कि सरकार भारी व्यय क्यों करती है, क्योंकि देश में हर तरीके के नागरिक होते हैं और अब उनको जरूरत पूरा करना सरकार की एक जिम्मेदारी होती है। तो सरकार हर क्षेत्र में क्या करती है, सहायता करती है, चाहे वो अपने नागरिकों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे छोटे लघु मतलब व्यापारी हों या लघु उद्योग हों, किसान हों, हर तरीके से वो हेल्प करती है और उस पर बहुत बड़ा व्यय करती है वो। पर निजी क्षेत्र उस पर व्यय नहीं कर सकता। तो हमने ये समझा, क्षेत्रक देखा। इससे पहले हमने संगठित और असंगठित क्षेत्रक देखा, उसका अंतर पूछे तो बता देना। फिर हमने देखा असंगठित क्षेत्रक में हम श्रमिकों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उस पर भी बता देना, और आप इस पर भी आसानी से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और ये इसका फाइनल पार्ट था। यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इस चैप्टर में किसी भी तरह का प्रश्न बने उसका आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों की भी ज़रूरत पूरी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।